जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है, जल है तो जीवन है। छत्तीसगढ़ का नाम आते ही जहन में धान के खेतों का विस्तार लिए ताजगी भरने वाली तस्वीरें बनने लगती हैं। धान के इस कटोरी की सुनहरी फसलों का राज इस राज्य के असंख्य तालाबों में छिपा है। उपजाऊ जमीन से सोना उगलने वाली फसलें लेने के लिए यहाँ के परिश्रमी लोगों ने खेती के गुर के साथ साथ पथरीली जमीन और चट्टानों का सीना काटकर तालाब बनाने का हुनर भी सीखा। एक समय दक्षिण कौशल के नाम से विख्यात ये क्षेत्र पुरातन समय से विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। ये भूमि मौर्यों और सातवाहनों से लेकर कलचुरियों के शासन की साक्षी रही है। कई क्षेत्रीय राजवंश भी हुए, किंतु सभी राजाओं के लिए तालाब बनवाना राजधर्म का एक आवश्यक अंग था। तालाबों को पूरकर हमने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और पानी के रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी। कुछ पानी धरती के भीतर चला जाता तो शायद बाढ़ की विभीषिका कुछ कम हो जाती, किंतु हमने उसके रिसने के विकल्प को भी कंक्रीट से पाट दिया। नतीजतन हुआ ये कि अब थोड़ी सी बारिश में ही हमारे शहर डूबने लगते हैं। तालाब और विशेषकर श्रृंखलाबद्ध तालाब इस समस्या का अचूक समाधान है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस पारंपरिक समझ के निशान आज भी मौजूद हैं। पत्रकार और जल संबंधी विषयों के जानकार राकेश दीवान। रायपुर में अगर आप देखें तो एक रिज है, रेलवे लाइन से लगी हुई एक रिज है, वहां से तालाबों की श्रृंखला शुरू होती है। वो तालाबों की श्रृंखला एक दूसरे में जाते जाते, मतलब छत्तीसगढ़ी में उसको पहले तालाब जहाँ बेस होता है उसको पैठू कहते हैं, उस पैठू में पानी भरता है और फिर उसके बाद एक शब्द है छत्तीसगढ़ी का छलका। पैठू में पानी बैठ गया, उसके बाद जब उससे अतिरिक्त हुआ तो उसको छलक के जब वो निकलेगा तो वो दूसरे तालाब का पैठू बनेगा। जब उसका पैठू भर गया और उसमें से छलका निकला तो फिर तीसरा। इस तरह से रायपुर में रेलवे लाइन से लेकर के खारून नदी तक तालाबों की एकदम श्रृंखला है, और वो श्रृंखला अलग अलग इस्तेमाल के लिए है कि शहर में अगर पानी बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या करेंगे, अकाल पड़ जाए तो क्या करेंगे, किस स्थिति में किस पानी को निकालना है वगैरह, उस सब नियम कायदे के साथ बनाने के बाद वो एक श्रृंखला की तरह रायपुर में पानी खारून में जाकर के अंत में वो नदी में जाता है पानी वापस। छत्तीसगढ़ में श्रृंखलाबद्ध तालाबों के साथ ही जोड़ीदार तालाबों की भी पुरानी परंपरा रही है। इन जोड़ीदार तालाबों के नाम कई किस्सों से जुड़े हैं। जितने रोचक किस्से हैं उतने ही रोचक इनके नाम भी। संस्कृति कर्मी राहुल सिंह, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जल परंपराओं का गहन अध्ययन किया है। मामा भांजा, सास बहू, देवरानी जेठानी, और इस तरह से एक नाम होता है जो सोना रूपा, जो गोल्डन और सिल्वर, सोनाई रूपाई तालाब का नाम होता है। छत्तीसगढ़ में कांकेर में तालाब है जो प्रसिद्ध तालाब है। राजस्थानी में सर का अर्थ तालाब से है। छत्तीसगढ़ में भी सर का आशय पानी से ही है। सर, सरा, सरी और यहाँ तक कि तरा और तरी जिन गांव के नाम के अंत में आता है, समझ लीजिए कि वहां पर्याप्त पानी और तालाब मिलेंगे। तरई या तराई का अभिप्राय भी यही है। इसके अतिरिक्त झिरिया, तलवा, बंधवा, सागर जैसे नाम तालाबों के आकार की जानकारी भी देते हैं। छत्तीसगढ़ के गांव के नामकरण की यह परंपरा बहुत रोचक है।
एक नाम बहुत सुंदर नाम है, वो आता है सोनबरसा। और सोनबरसा मतलब यह है कि जहां थोड़ी भी बरसात हो तो वो बरसात मानो सोने की बारिश कर देती है, इतनी फसल हो जाती है, पूरी की पूरी 16 आने फसल हो जाती है। तो ऐसे स्थानों को सोनबरसा कहा जाता है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में तालाबों की परंपरा बहुत प्राचीन है। मानव शास्त्री अशोक कुमार तिवारी। यहाँ पे बधान की परंपरा बहुत पहले से रही है। बारिश के पानी को अपने उपयोग के लिए बांध कर रोकने का कर्म किया जाता था। कुछ जगहों में टार बंधान की भी एक परंपरा है, जहाँ गांव से जितने पानी एकत्र होते थे वो एक नाली के माध्यम से प्रवाहित होकर किसी तालाब में या किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाके समाया करते थे। उड़ीसा से सटे छत्तीसगढ़ के निर्जन वनों में भी कई तालाबों के अवशेष मिलते हैं। पुरातत्वविद जी.एल. रायकवार के अनुसार इन तालाबों का निर्माण उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच आने जाने वाले पशुओं के लिए किया गया था। उन तालाबों को देखने से निश्चित रूप से यह अनुमान होता है कि प्राचीन काल में आज से 1000 साल 1500 साल पहले हाथियों के उपयोग के लिए इन तालाबों का निर्माण किया गया होगा। छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ बने 18 गढ़ों के 2 समूहों यानी कुल 36 गढ़ों को देखते हुए पड़ा है। इनमें से 18 गढ़ों के एक समूह की राजधानी रतनपुर हुआ करती थी। रतनपुर में जल संचय की अनोखी परंपरा रही है। 10वीं-11वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध जगह थी, राजधानी थी जैसे आप कहते हैं। हमारे कुछ मित्रों ने उसकी फिल्म बनाई थी और उस पहाड़ी पर उन्होंने देखा था कि एक बूंद पानी उस बस्ती का बाहर नहीं जाता। चारों तरफ उनके पहाड़ियां हैं जो उनका कैचमेंट है और बीच में तालाब बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ी में तो बहुत सुंदर है, उनकी कहावत है 6 आगर 6 कोरी, कोरी माने 20। छत्तीसगढ़ में जो सामान्य तौर पर जो एक मतलब मध्यम श्रेणी का गांव अगर होगा तो वहाँ तालाबों की संख्या होगी 6 आगर 6 कोरी, मतलब 6 गुणा 20 प्लस 6, 126 तालाब की। उसी में जब आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, बस्तर में जाते हैं, तो वहाँ वो कहते हैं कि 7 आगर 7 कोरी। हमारे यहाँ मतलब 20 गुणा 7 धन 7। सरगुजा के लखनपुर का नाम लक्ष्मण के नाम पर नहीं, यहाँ के तालाबों की संख्या के कारण पड़ा है। लखनपुर पुरानी रियासत रही थी तो उस रियासत में 1 लाख तालाब थे। सरगुजा में तालाबों को लेकर कई दंत कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। सरगुजा कोरिया क्षेत्र में जाएं तो एक राजा का नाम आता है बालंद राजा। वो फाल के रूप में, घिसे हुए फाल के रूप में टैक्स लेते थे, कर लेते थे। और ये भी कहावत प्रचलित है पूरे कोरिया अंचल में कि राजा बालंद ने वहां जोड़ा तालाब खुदवाए थे। 2 तालाब, ट्विन टैंक्स की परंपरा पूरे बैकुंठपुर में, कोरिया के क्षेत्र में रही थी। जोड़ा तलवा खीना लोहा ईसन रहे बालंद रजवा, इस तरह की बात कही जाती है। ठीक उसी तरह बस्तर में आए तो बस्तर में परंपरा है भीमा की, भीमा देव की। बस्तर में भीमा देव पांडव नहीं बल्कि वृष्टि और जल का देवता है। इन्हें भीमल देव या भीमल पेन्नू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हम लोग ये मान्यता हमारे बीच में है कि देवता की केवल आराधना ही की जाती है कि वो आवश्यकताओं को पूर्ति करें। लेकिन एक बड़ी रोचक बात भीमल देव के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यदि कभी बारिश की कमी हुई तो उसे भीमल देव की असफलता मानकर उसके ऊपर गोबर फेंके जाते हैं। प्रताड़ित किया जाता है कि आप अपने कर्तव्य में खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए आप पानी गिराइए और हमारे प्राणों को बचाइए। जल देवता के मानवीकरण का ये उदाहरण हमें बताता है कि हमारे पूरा समाज न सिर्फ प्रकृति के साथ रहना जानते हैं बल्कि वे उससे बातें भी करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की जल परंपराओं की कोई भी चर्चा रामनामी समाज की बात के बिना अधूरी है। रामनामियों के साथ साथ सबरिया और बेलदारों का नाम खुद ब खुद आ जाता है। सबरिया होते थे वो साबल क्रोबार हाथ में लेके चलते थे और वही उनका औजार होता था। और जो सबरिया समुदाय के लोग होते हैं वो पत्थर का काम करने में माहिर होते हैं। अगर कोई पथरीला हिस्सा है तो पथरीला चट्टानों को तोड़ने के लिए सबरियों की भूमिका, तालाब में पत्थर वाला हिस्सा होता है वह सबरिया, जो मिट्टी काटने का काम होता था वो रामनामी, और तीसरे हैं बेलदार। वो बेलदार स्थपति बेलदार होते थे, वो आर्किटेक्ट होते थे। और बेलदार उन्हें इसीलिए कहा जाता है, बेल या बेला शब्द है गज से, गुनिया कह लें, बड़ा गुनिया नाप के लिए, मेजरमेंट के लिए काम आता था और वो हाथ में लेके चलते थे, इसलिए वो बेलदार कहे जाते थे। रायपुर, बिलासपुर
और रायगढ़ जिलों में फैले रामनामी संप्रदाय के लोग छत्तीसगढ़ क्षेत्र में घूम घूम कर तालाब खोदते रहे हैं। उनकी लाइफ बड़ी ट्रांसह्यूमेंसी हुआ करती थी, मतलब अर्थ यायावरसी। वो अपना कुदाल लेके, अपना शब्बल लेके अपने परिवार के साथ एक गांव से दूसरे गांव में मूव किया करते थे और तालाबों को चौड़ीकरण करने का काम, बड़े बड़े मैदान जो हैं, खेत हैं, उनको खोदने का काम ये इनके द्वारा किया जाता रहा है। मिट्टी काटने के हुनर में माहिर रामनामियों के लिए मिट्टी से बड़ा और कुछ नहीं। हिंदू होते हुए भी रामनामियों में मृतकों को अग्नि न देकर मिट्टी में दफनाए जाने की परंपरा है। बकौल अनुपम मिश्र, जीवन भर राम का नाम लेकर तालाब का काम करने वालों के लिए जीवन के पूर्ण विराम की इससे पवित्र और कौन सी रीति होगी। आज तालाब के ये कारीगर अनाम हो गए हैं। सैकड़ों हजारों तालाब शून्य से प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें बनाने वाले लोग आज शून्य बना दिए गए हैं। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। जल ही जल था सृष्टि बनी जब, जल ही जल था सृष्टि बनी जब। जीवन बीज हंसे थे जल में, सप्त सिंधु वरदान त्रिवेणी। सजी सभ्यताएं तट जल के, नदी ताल सागर कूपों में, नदी ताल सागर कूपों में। अन्न दूध घृत फल